डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी जियोग्राफी का चैप्टर 3 है ये, रूरल लाइफ एंड द सोसाइटी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारा इंडिया था मोस्टली विलेजेस में कन्वर्ट था ये, और यहाँ के फार्मर अपनी ही ज़मीन पर खेती करते थे, उसके खुद वो मालिक होते थे, उनका अपनी ज़मीन पर अधिकार होता था। नेचुरल जो कैलामाइट्स होती थी जैसे कि ड्राउट है, फ्लड है, तो इसके बाद भी उन्हें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट उनका था। लेकिन कुछ समय बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ गई थी, ब्रिटिशर्स इंडिया आ चुके थे, उसके बाद जो फार्मर्स की कंडीशन थी वो दयनीय हो चुकी थी। अब इस चैप्टर की रीडिंग आप करेंगे, मैं समरी आपको समझा रही हूँ। हमने पहले भी इसमें पढ़ा था, इस हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ही बस गई थी। उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर काफ़ी सारे टैक्सेस लगा दिए थे, और जो सिर्फ कैश दिए जाते थे, उनका खेती किसानी से कोई भी संबंध नहीं था। As a result, Indian people, particularly peasant the craftsmen, were under great hardship. इसके चलते क्या हुआ, जब उन्हें रेवेन्यू टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था तो जो क्राफ्टमैन थे, फार्मर्स थे, उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी, वो कठिनाई में आ चुके थे। बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियाज रूरल इकोनॉमी। और प्लासी के युद्ध के बाद जो इंडिया में रूरल इकोनॉमी थी, विलेजर्स की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से, और जो सिर्फ कैश में ही पे करना होता था, और इसके अलावा कोई ऑप्शन फार्मर्स पर नहीं था। Collection of the systems were created achieve the purpose. They were the permanent and settlement. ब्रिटिशर्स यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारी सिस्टम्स स्टार्ट कर दिए, जैसे कि फर्स्ट था द परमानेंट सेटलमेंट। ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस समय गवर्नर जनरल था। इसने एक ऑर्डर पास किया जिसमें था कि एक फिक्स जो उनकी इनकम थी उस समय, उसके अकॉर्डिंग परमानेंट टैक्स लगा दिया। उसके बाद कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी फसल अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है। और जो इसके अंदर इस सिस्टम में जो जमींदार होते थे वो अपनी ज़मीनों के मालिक बन गए थे, जिनको एक फिक्स अमाउंट टैक्स के रूप में देना पड़ता था। Every year, in case of his failure to do so, he could evicted the land could be given some else. अगर कोई भी व्यक्ति ये टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन को अपने अंडर कर लिया जाता था। द महलवारी सिस्टम के ये उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लगाया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब में होल्ड मैगजीन इन 1982 में लगाया था। इस सिस्टम के अंदर जो ज़मीन का मालिक होता था या फिर विलेजेस के ग्रुप को महल कहा जाता था, और इसके रेवेन्यू की यानी टैक्स की कलेक्शन की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के अंदर में आ गई थी। एक व्यक्ति अपॉइंट कर दिया गया था जिसको महल्स कहा जाता था। अब रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो ने सबसे पहले मद्रास में लगाया था, और इस सिस्टम के अंतर्गत जो ओनरशिप था लैंड का, जो ओनर था उसे एक बहुत सारा कैश पे करना पड़ता था, बट द रेवेन्यू वॉज एक्सॉर्बिटेंट द 50%। उसे अपनी ज़मीन का यानी अपने प्रोडक्शन का जितनी भी फसल होती थी उसका 50% उसको देना पड़ता था। इजारदारी, इसमें ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगाया था। इस सिस्टम के अंतर्गत इसको ऑक्शन सिस्टम ऑफ ऑक्शन भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो ज़मीन थी वो बिडर के हाथों में आ गई थी। बिडर यूजुअली क्या करते थे, वो जितना पे करते थे उससे ज़्यादा वसूल लेते थे।
देर अपने आप खेती नहीं करते थे, वो छोटे छोटे किसानों से या फिर कोई टेनेंट्स रखते थे, उनके थ्रू ये कराते थे, जिससे कि किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी, उससे क्या इफेक्ट हुआ इस आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीजेंट्री, जो उनके खजाने थे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से बहुत सारा टैक्स आने लगा, जिससे कि उनकी तो स्थिति अच्छी हो गई, लेकिन जो एग्रीकल्चर थी, क्योंकि उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, फार्मर्स मॉनसून पर डिपेंड हो गए, और मॉनसून के फेलियर होते ही सूखे की स्थिति आ जाती थी, जिससे आपदाएं आने लगती थी, जिससे कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए। रूरल इंडेप्टेंस, और जो रूरल एरिया के लोग थे उनका सरवाइव करना मुश्किल हो गया, और उन्होंने उनका कैश देना भी मुश्किल हो गया, जो टैक्स वो कैश में देते थे, जिसकी वजह से उनकी सारी ज़मीनें छीन ली गई। उसके बाद आते हैं सब लेटिंग ऑफ लैंड। मैनी ऑफ जमींदार्स हैड लार्ज लैंड होल्डिंग, उन्होंने क्या, जमींदार जो थे उनकी जो ज़मीनें थी वो काफ़ी बढ़ती गई, क्योंकि मर्ज होती गई ज़मीनें। उसके बाद इतनी सारी ज़मीन का रेवेन्यू एक साथ इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग अपॉइंट किए गए, और वो मिडल मैन बनकर यानी दलाल बनकर जो टैक्स जाता था उससे ज़्यादा वसूलने लगे अपने फ़ायदे के लिए। स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग का मीनिंग था कि जो ज़मीनें थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी, क्योंकि जैसे कोई एक फार्मर होता था, उसकी ज़मीन थी, उसकी डेथ होने के बाद उसके बच्चों में इक्वली बढ़ जाती थी, जिससे ज़मीन के कई टुकड़े होने लगे, जिससे कि एक फैमिली का गुजारा नहीं हो पाता था। कल्टीवेशन ऑफ क्रैश क्रॉप, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19th सेंचुरी के स्टार्ट होते होते उन्होंने कैश क्रॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जैसे कि इंडिगो, जूट, ऑयल, सीड, शुगर केन, टी, कॉफ़ी और कॉटन। नील, इंडिगो मीन्स नील की खेती, जूट की, सीड, ऑयल सीड और शुगर केन, गन्ना, टी और कॉफ़ी, ये सब यहाँ पर प्रोडक्शन होकर बाहर जाता था, और जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इनकी ब्रिटिश में थी वहाँ से बनकर माल आता था और हमें ही महंगे दामों में बेचा जाता था, जिससे कि किसानों के पास फूड की शॉर्टेज हो गई, उन्हें हर चीज़ बाहर से लेनी पड़ती थी, क्योंकि वो कैश क्रॉप की खेती करते थे, जिससे उन्हें खाना मिलना कम हो गया और उनकी दिन ब दिन स्थिति खराब होती। डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, इंडियन नील की डिमांड ब्रिटिशर्स में सबसे ज़्यादा बढ़ गई। 13th सेंचुरी में जो नील की खेती की जाती थी वो इटली में कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग में, फ्रांस, ब्रिटेन में डाई के रूप में इस्तेमाल होती थी, और इसलिए यहाँ पर इसके प्रोडक्शन पर ज़्यादा बल दिया, जिससे किसानों को प्रॉब्लम होने लगी थी। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फॉर इंडिगो, ब्रिटिशर्स इंडिया को सिर्फ इंडिगो की खेती के लिए ही रखना चाहते थे। प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, इसके कल्टीवेशन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लेबर को होने लगी थी। इंडिगो फार्मर्स रैयत लैंड, अब इसके बाद जब रैयतवाड़ी सिस्टम था तो इंडिगो का 25% तो जो मिडल मैन थे वो ले लेते थे, और 25% गवर्नमेंट को चला जाता था। इसके बाद इंडिगो को यहाँ पर कोई मार्केट नहीं था, उसको बेचने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं बचता था। पीजेंट रेवोल्यूशन, इसके बाद किसानों में आक्रामकता आ गई, क्योंकि उनकी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती गई, तो अलग अलग आंदोलन शुरू हुए, जैसे कि फर्स्ट आंदोलन था द फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन ये दादू मियाँ ने स्टार्ट किया था, जो कि एक मुस्लिम थे। उन्होंने बंगाल को इंडिगो की खेती करने से, नील की खेती करने से, नील की बुआई करने से मना किया। उसके बाद वहाबी आंदोलन में भी यही हुआ, इंडिगो रिवोल्यूशन। इसके बाद किसानों ने धीरे धीरे इसकी खेती करना बंद कर दिया, जिससे कि ब्रिटिशर्स नाराज होने लगे और उनको परेशान करने लगे किसानों को, और ये धीरे धीरे बढ़ गई, जो 1857 की क्रांति का रूप लिया। अब और चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज लर्न करेंगे। थैंक यू।